कौन है शूद्र? अछूत कैसे बने? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त चातुर्वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करता हुआ कहता है, चारों वर्ण ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पांवों से। मनु ने शूद्र को सबसे नीची सीढ़ी पर रखा। एक बार अछूत की तरह पैदा होकर वो हमेशा अछूत रहता है। मरे हुए पशुओं को धोने और उनका मांस खाने से लेकर रास्ते पर चलने की मनाही तक अछूत हमेशा समाज से काट कर रखे गए। पेशवाओं के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि वे अपने पद चिन्ह मिटाते चले। उन्हें गले में मटका बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए। ये गुलामी रोमन साम्राज्य की गुलामी से भी बदतर थी और अमेरिकी नीग्रो और जर्मनी के यहूदियों के साथ जो किया गया उससे ज्यादा क्रूर। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक? कितना अच्छा लग रहा है स्कूल के बच्चों के साथ। क्यों ना लगे? आज पहली बार स्कूल से जा रहा है। जीते रहो बेटा, मन लगा कर पढ़ना। गुरुजी जो कहे तो ध्यान से सुनना। तुम्हें अपने बाबा का सपना पूरा करना है। अच्छा क्या? बहुत बढ़िया शिवम। छोड़ के मचा रहो। चलो सब अपनी अपनी जगह पर बैठो। राम 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 राम। तो तुम हो सारी समस्या की जड़। चलो उठो, पीछे जाकर बैठो। अरे सुना नहीं? चलो उठो। और तुम सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठो। अरे क्या हुआ? तुम लोग जल्दी कैसे आ गए? हाँ? छुट्टी जल्दी मिल गई क्या? स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों? मैं पास बैठकर पढ़ाई करने बोल रहे हैं और जब हमने कहा हमें सुनाई नहीं दे रहा है तो गुरुजी बोल रहा है पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनोगे क्या? तभी हमारी कोई गलती नहीं थी। तो सोचा बेटा मत रोना। देखो बेटा, अगर तुमने स्कूल छोड़ दिया तो सब लोग यही कहेंगे कि पढ़ाई की वजह से तुम लोगों ने स्कूल छोड़ दिया। तो क्या करें? कैसे पढ़े? डर के पढ़ो बेटा, नहीं तो भगोड़े कहलाओगे। इसलिए मैं तुम सबको बताता हूं, भागना नहीं। कल से हमें इस बात की लड़ाई लड़नी है कि तुम सब कक्षा के बाहर नहीं बल्कि कक्षा के भीतर रहकर पढ़ाई करो। और एक बात, मन में एक गार्ड बांध लेना, ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है और कल से तुम्हें यही करना होगा। कल से हमें कक्षा के भीतर ही बैठ के पढ़ना है। शाबाश बेटा। कहाँ चल दिए? रुको। तुम्हें अंदर जाने से मना किया है ना? कल ही गुरुजी ने कहा था ना, फिर भी जा रहे हो। कान में एक बार भी घुसता नहीं है क्या? अभी एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। जाओ जाके अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाओ। भाई तुम भी ऐसे रहता है। मेरे भाई को नहीं मानने वाले। अरे ये क्या कर रहे हो?
जाएंगे। फांसी डंडा लाओ, अभी इसे मार के उठाते। फिर भी यहाँ नहीं दूंगा। उठो, हम लोग को अंदर जाना है। उठो, हम लोग को अंदर जाना है। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई लेटने की जगह है? गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन माँ से ना सुनाई देता ना समझ में आता है। तुमसे कहा तो उन्होंने कहा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनेंगे। सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा। ये क्या बात हुई? एक से भीतर पढ़ेंगे? सही तो कह रहा है ये बच्चा। या तो सभी बच्चे बाहर आके पढ़ाई करेंगे या ये बच्चा भी अंदर जाके पढ़ाई करेगा। बताओ ना माँ, हम लोगों को जातियों में किसने बांटा? मुझे नहीं पता, बस सब लोग मानते हैं किसी किताब में लिखा है। किताब में गलत लिखा होगा तो क्या गलत ही मानेंगे? जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबर काम किया। मन लागो मेरो यार फकीर, मन लागो मेरो यार फकीर। एक दिन पानी नहीं है चाचा पीने का? हम मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। सब ठीक हो जाएगा। पानी लेने गए हैं, आते ही होंगे, घबरा मत। उसको खाने के लिए दो ना। बेटा बाबा पानी लेकर आते ही होंगे, फिर ना मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी। बेटा क्या खाएगा तू? बाबा ये पानी तो बहुत गंदा है, बहुत। पानी तो गंदा होगा ही। कल रात हमने इसमें गंदगी मिला दी थी। जाओ और जाके और कहीं पानी ढूंढो। चलो। दूर हो यहाँ से पानी नहीं मिलेगा। चलो कहीं और जाओ। लेकिन नहर का पानी तो प्राकृतिक स्रोत है, आप उसे कैसे रोक सकते? क्योंकि तुम्हारे स्तर से पानी अशुद्ध हो जाएगा और फिर अशुद्ध पानी से हम अपने मवेशियों को नहीं धो सकते। भाई बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए दो ना। हाँ बेटा बाबा अभी पानी लेकर आते ही होंगे, फिर मैं तेरे लिए कुछ बना दूंगी। एक बार तुम कब से कह रही हो कब बाबा पानी लेकर आएंगे, कब तुम खाना बनाओगी? बेटा थोड़ा बर्दाश्त कर लो। हाँ बेटा थोड़ा और बर्दाश्त कर ले, अभी पानी आ जाएगा फिर खाना भी बन जाएगा। लेकिन मुझसे नहीं हो रही भूख बर्दाश्त, दो ना खाना, दो ना। हाँ बेटा हाँ, रो मत बेटा, रो मत। वो लोग आते ही होंगे, मुझको तो छलकता हुआ पानी लेकर, फिर दूध भी मिटेगी। बाबा आ गए। बाबा आ गए। पानी ले आए, अब तुम जल्दी से खाना बना दो। पानी मिला भैया, मिला पानी?
भाइयों और बहनों, मुझे इस परिषद का अध्यक्ष बनाकर आपने जो इज्जत दी है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। यहां आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी पढ़ाई का पहला अक्षर दापोली में ही सीखा। वो जगह सभी की यादों में बस जाती है जहां अपना बचपन बीता हो। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि हम सदियों से नाइंसाफी बर्दाश्त करते आए हैं। मेरी आपसे सलाह है कि उतार फेंकिए वो गंदा रहन सहन और बाहर निकलिए उस नर्क से जिसमें रहने के लिए सवर्ण हिंदुओं ने हमें मजबूर किया है। तो शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। अपने ऊपर भरोसा कीजिए और साफ सुथरे रहिए। मैं चाहता हूं कि आप आज ये प्रतिज्ञा करें कि अब से सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे, जूठन नहीं उठाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके अंदर ये भावना पैदा कीजिए कि जिंदगी में उन्हें बड़ा आदमी ही बनना है। क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता या दौलत पाने की नहीं है, अपनी आजादी और आत्मसम्मान पाने की है। हम इंसाफ की राह पर हैं, इसलिए इस लड़ाई में हमारी हार का सवाल ही नहीं। महाज के छूतों को पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उनकी समस्या दूर करने के लिए महाड म्युनिसिपैलिटी ने बोले प्रस्ताव के अंतर्गत चौदार तालाब 1923 में ही जनता के लिए खोला है। इसके बावजूद महाड के छूतों ने इस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साफ जाहिर है वे डरते हैं। मैं परिषद से अपील करता हूं कि वो इस मामले में दिशा दें। तो क्यों ना हम शांतिपूर्वक चौदार तालाब चले और पानी पिए, जो हमारा कानूनन हक है। चलो चौदार तालाब। दंगा हो गया। दंगा, उनके हाथों में लाठियां हैं और वो हमारे लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। भगदड़ मची है, कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब, आप उन्हें रोकिए। वहशी है ये लोग। इस देश में समानता के एक युग की शुरुआत करने के लिए बुलाई गई है। हिंदुस्तानी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं इसकी तुलना सिर्फ उस मीटिंग से करूंगा जो फ्रांस में सन 1789 में हुई थी और जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। हमारी परिषद हिंदुस्तान में ऐसी ही एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं और याद रखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत दूर करना ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को, जाति प्रथा को ही यहां से उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा यह कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। परिषद के आदरणीय सदस्यगण,
मैं और मेरे साथी राव बहादुर श्रीनिवासन हिंदुस्तान की पिछड़ी जातियों का दृष्टिकोण आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान की आबादी का 5वां हिस्सा है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश सरकार को हटाकर उसकी जगह लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार कायम की जाए। पिछड़ी जातियों ने ब्रिटिशों का इस उम्मीद से स्वागत किया था कि वो उन्हें कट्टर सवर्णों के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रिटिशों के पहले हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्या आज जा सकते हैं? ब्रिटिशों के पहले अछूत पुलिस और सेना दल में भर्ती नहीं हो सकते थे, क्या वो अवसर अब है हमारे लिए? हमारे सारे घाव आज भी खुले हुए हैं और टीस दे रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश शासन के 150 साल बीत चुके हैं। हिंदू उन पर हक जमाते हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित करने के, और मुसलमान उनके अलग अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते क्योंकि उनको डर है शायद कि एक प्रतिद्वंदी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित हमारा पीड़ित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी इस दुनिया में और कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि पिछड़ी जातियों की समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती। आज देश का जो तेवर है उसमें ऐसा कोई भी संविधान कारगर नहीं होगा जो देश की आबादी के बड़े हिस्से को मंजूर ना हो। वो वक्त जब फैसला ब्रिटिश करते थे और हिंदुस्तान मंजूर करता था बीत चुका है, कभी न लौटने की। राष्ट्रपति महोदय, ये संविधान सभा गंभीरतापूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान को स्वतंत्र गणराज्य और सर्वसत्ता संपन्न घोषित करती है और भविष्य में इसके प्रशासन के लिए संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हो, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हो। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो। धन्यवाद। यहाँ आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे ये प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को न हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंद का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धर्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है।
फोटो